नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं गुप्तकालीन मंदिर के अवशेषों के विषय में, जो कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बिलसर गांव से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, ये तो है करंट अफेयर्स का टॉपिक जो फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। इसके साथ इससे रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विषय में, गुप्त साम्राज्य के विषय में, शंख लिपि क्या है ये हम जानेंगे, कुमारगुप्त प्रथम के विषय में और गुप्त साम्राज्य के विषय में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार और जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बिलसर गांव में गुप्त काल अर्थात 5वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की। वर्ष 1928 में एएसआई द्वारा बिलसर को संरक्षित स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर हमारे लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेना अति आवश्यक है। तो एएसआई राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। एएसआई का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब ये जो हाल ही में एएसआई को गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं उसके विषय में बात कर देते हैं। तो खुदाई से प्राप्त 2 स्तंभों पर गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में 5वीं शताब्दी ईस्वी का शंख लिपि में एक शिलालेख है। शंख लिपि क्या होती है हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। सर्वप्रथम गुप्तों ने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया जो प्राचीन रॉक कट मंदिरों से अलग थे। रॉक कट मंदिर के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या होते हैं। शिलालेख को महेंद्रादित्य से संबंधित समझा गया था, जो राजा कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी, जिन्होंने अपने शासन के दौरान अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा के बाद एक अश्व की बलि का अनुष्ठान है। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक केवल 2 गुप्तकालीन संरचनात्मक मंदिर पाए गए हैं, जिनमें दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और भीतरगांव का मंदिर कानपुर देहात में है। सबसे पहले हम यहाँ पर रॉक कट मंदिर वास्तुकला के विषय में बात करेंगे। वर्गाकार गर्भगृह और खंभों से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव हुआ। प्रारंभिक चरणों में मंदिर सपाट छत वाले और एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए होते थे। पल्लव राजवंश के वास्तुकारों ने मंदिरों के समान अखंड संरचनाएं बनाने के लिए शैल नक्काशी की शुरुआत की। अधिकांश रॉक कट संरचनाएं विभिन्न धर्मों और धार्मिक गतिविधियों के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रॉक कट मंदिर वास्तुकला के विषय में डिटेल में जानकारी नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसी के विषय में बात करेंगे। रॉक कट मंदिर वास्तुकला के विषय में यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रॉक कट मंदिर वास्तुकला से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके विषय में जरूर बात करेंगे। अब हम बात कर देते हैं महत्वपूर्ण रॉक कट मंदिरों के विषय में, जिसमें पहला नाम है कैलाश मंदिर का। यह एक शैल चित्र मंदिर परिसर है जो एलोरा गुफाओं गुफा संख्या 16 में भगवान शिव को समर्पित है। यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी के संरक्षण में विकसित किया गया था और इसे एकाश्म अर्थात मोनोलिथ चट्टान से बनाया गया था और यहाँ एक आंगन भी है। एकाश्म चट्टान का अर्थ होता है, या मोनोलिथ चट्टान का अर्थ यह होता है कि एक ही बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया मंदिर। दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं महाबलीपुरम में जो वास्तुकला है उसके विषय में। तमिलनाडु में पल्लव वंश के तहत मामल्लपुरम का प्राचीन बंदरगाह शहर कई अद्भुत वास्तुकलाओं के साथ विकसित हुआ। 7वीं शताब्दी के इन पल्लव स्थलों को वर्ष 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह नाम से यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है 5 रथ। इसे पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के सबसे पुराने रॉक कट मंदिर हैं।
जिनमें 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास के धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल है। धर्मराज रथ का आकार पांचों में सबसे बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी इमेज। अब हम बात करेंगे बादामी गुफा मंदिर के विषय में। बादामी, जो कि कर्नाटक में है, चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। इसमें हिंदू धर्म और जैन धर्म पर आधारित 4 गुफा मंदिर हैं। यह एक रॉक कट वास्तुकला है जो 6वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह दक्कन क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात मंदिर है। अब हम बात कर लेते हैं रॉक कट गुफाओं के विषय में। इसमें वराह गुफा मंदिर, कृष्ण गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंडप शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे ओपन एयर रॉक रिलीफ के विषय में, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें गंगा का अवतरण शामिल है, जिसे अर्जुन की तपस्या या भगीरथ की तपस्या के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 विशाल शिलाखंड है। यह भगीरथ के प्रयासों से स्वर्ग से गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी है। अब हम बात करेंगे शंख लिपि के विषय में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की आजकल काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसे शैल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो उत्तर मध्य भारत में शिलालेखों में पाई जाती है और 4वीं एवं 8वीं शताब्दी के बीच की कालावधि से संबंधित है। शंख लिपि और ब्राह्मी दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से नाम तथा हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। शिलालेखों में वर्णों की एक छोटी संख्या होती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि शैल शिलालेख नाम या शुभ प्रतीक या दोनों का संयोजन है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस शंख लिपि की खोज कैसे हुई। तो इसकी खोज 1836 में अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने उत्तराखंड के बाराहाट में पीतल के त्रिशूल पर की थी। शैल शिलालेखों के साथ प्रमुख स्थल मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार, उदयगिरी गुफाएं, मध्य प्रदेश, मानसर, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ गुफा स्थल। इस तरह के शिलालेख इंडोनेशिया के जावा और बोर्नियो में भी पाए गए हैं। यहाँ पर आप जेम्स प्रिंसेप की इमेज को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के विषय में। तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। उनका शासनकाल 414 से 455 ईस्वी के मध्य था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसकी पुष्टि अश्वमेध सिक्कों से हुई। उनके 1395 सिक्कों की खोज से दक्षिण की ओर उनके विस्तार की पुष्टि होती है। उनकी अवधि को गुप्तों के स्वर्ण युग का हिस्सा माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम का शासन पुष्यमित्र के विद्रोह और हुणों के आक्रमण से अस्त व्यस्त हो गया था। पुष्यमित्र के विरुद्ध सफलता प्राप्त करना कुमारगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब इस वीडियो के एंड में गुप्त साम्राज्य के विषय में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य 320 और 550 ईस्वी के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यह अवधि कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म एवं दर्शन में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी ने गुप्त साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया और जल्द ही साम्राज्य के पहले संप्रभु शासक के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। इसी के साथ ही प्रांतीय शक्तियों के 500 वर्षों के प्रभुत्व का अंत हो गया और परिणाम स्वरूप मौर्यों के पतन के साथ शुरू हुई अशांति भी समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप समग्र समृद्धि एवं विकास की अवधि की शुरुआत हुई, जो आगामी 2.5 शताब्दियों तक जारी रही, जिसे भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। यदि हम गुप्त साम्राज्य के शासन के विषय में बात करें तो गुप्त साम्राज्य की मार्शल प्रणाली की दक्षता सर्वविदित है। इसमें बड़े राज्य को छोटे प्रदेशों या प्रांतों में विभाजित किया गया था। इसके बाद यदि हम व्यापार की बात करें तो सोने और चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए, जो स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेतक है। व्यापार और वाणिज्य देश के भीतर और बाहर दोनों जगह विकास हुआ। रेशम, कपास, मसाले, औषधि, अमूल्य रत्न, मोती, कीमती धातु, स्टील का निर्यात समुद्र द्वारा किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं धर्म के विषय में। तो गुप्त सम्राट स्वयं वैष्णव थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था वो अन्य धर्मों से नफरत करते थे। वो अन्य धर्मों के प्रति भी, जिनमें बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायी शामिल थे, उनके प्रति भी पूरी तरह सहिष्णुता का प्रदर्शन किया उन्होंने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साहित्य के विषय में। इसी काल के दौरान कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंश और कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना की। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। शूद्रक ने मृच्छकटिका की रचना की। विशाख दत्त ने मुद्राक्षस की रचना की और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा किसकी रचना की गई है।
फ्रेंड्स, हमेशा से एग्जाम में साहित्य से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वराहमिहिर द्वारा बृहत् संहिता लिखी गई और खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी उन्होंने योगदान दिया। प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा, जिसमें ज्यामिति, त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को शामिल किया गया। शंकु द्वारा भूगोल के क्षेत्र में कई ग्रंथों की रचना की गई। अब हम बात कर लेते हैं वास्तुकला के विषय में। उस काल की चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण अजंता, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुर और सिगिरिया में देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड वास्तुकला और उसके स्वर्ण युग पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।